सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारे जो है पाथवे का, जिसमें हम लोग जो है सीख रहे थे एंड्रॉयड यूआई और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंपोज और बाकी सब। इस वाले यूनिट में हम लोग जो है टिप कैलकुलेटर बनाएंगे। टिप कैलकुलेटर जैसे अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर लेने वाला होता है या किसी ने आपको सामान उठा के इधर उधर रखा हो, होटल में हो गया, तो वहां पे जैसे टिप देते हैं हेल्प हेल्प करने वाले को, हेल्पर को, बटलर बटलर, हाँ, उसको टिप देते हैं। तो वो कैलकुलेटर हम बनाएंगे कि कितनी टिप देनी चाहिए। अब उसमें मल्टीपल फैक्टर्स ऐड करे जा सकते हैं, पर जितने ये बताएगा अभी उस पे ही रहेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर एक तो टेक्स्ट बॉक्स सीखने को मिलेगा। ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स से कैसे वैल्यू उठानी है वो सीखने को मिलेगा, और इंस्टेंट अपडेट कैसे करना है, अमाउंट जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वो कैसे होगा वो सीखने को मिलेगा। और इसके अंदर है मतलब और बहुत कुछ है इसके अंदर। आई थिंक इसमें होगा, पता नहीं नेक्स्ट यूनिट में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है हमारी ऐप से, वो भी सीखने को मिलेगा। So before you begin, this code lab teaches you about state and how it can be used and manipulated by Jetpack Compose. At its core, state in an app is any value that can change over time. This definition is very broad and includes everything from a database to a variable in your app. You learn more about databases in a later unit, but for now, all you need to know is that a database is an organized collection of structured information such as the files on your computer. तो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे किस तरीके से स्टेट जो है, कोई वैल्यू की स्टेट किस तरीके से समय के साथ चेंज होती है ऐप के अंदर। द डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड एंड इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम अ डेटाबेस टू अ वेरिएबल इन योर ऐप। ठीक है, यू लर्न मोर अबाउट डेटाबेसेस इन अ लेटर यूनिट। हम लेटर यूनिट्स में डेटाबेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज दैट अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन such as the files in your computer. All Android apps display state or to the user. A few examples of a state in Android apps include a message that shows when a network connection cannot be established. Forms such as registration forms, the state can be filled and submitted. Tappable controls such as buttons, the state could not be tapped. Being tapped, display animation or tapped an on-click action. In this code lab, you explore how to use and think about it where you use Compose. To do this, you build a tip calculator called tip time with these built-in Compose UI element, text field, text और spacer। इनका यूज करके हम इस ऐप में जो है हम इस ऐप को बनाएंगे इन चीजों का यूज करके, टेक्स्ट फील्ड का, टेक्स्ट का और स्पेसर का। एट द एंड ऑफ दिस कोड लैब you will have built an interactive tip calculator that automatically calculates the tip amount when you enter the service amount. जब हम सर्विस अमाउंट डालेंगे तो वो टिप अमाउंट हमें जनरेट करके दे देगा कि कितना देना चाहिए। दिस इमेजेस शोज व्हाट द फाइनल ऐप लुक्स लाइक। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा। मतलब प्रीरिक्विजिट्स हमारे भैया जो पिछले मॉड्यूल हमने जितने भी करे हैं वो सारे मॉड्यूल्स आने चाहिए। हम जो सीखेंगे वो तो है ही कि हाउ टू थिंक about state in a UI, how Compose uses state to display data, how to add a text box to your app, how to hoist a state. Hosting अलग ही चीज है कुछ। What you will build tip calculator called tip time that calculates a tip amount based on the service amount. What you will need तो खैर क्या ही है, इसकी नीड तो ज्यादा कुछ नहीं है। Check Google's online tip calculator. Please note that this is just an example and this is not the Android app you will be creating in this course. देखो फिर भी एक बेसिक टिप कैलकुलेटर है हमारे पास, जिसमें एक प्राइस नाम की चीज जा रही है, एक प्राइस नाम की चीज जा रही है, प्राइस चार्ट दिखा रहा है रिजल्ट में, और एक शेयर्ड बिल टिप कैलकुलेटर भी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है फर्दर। एंटर डिफरेंट वैल्यूज इन द बिल एंड टिप परसेंट बॉक्सेस, द टिप एंड टोटल वैल्यूज चेंज। अगर मैं जो है बिल का अमाउंट चेंज करूं, टिप का परसेंटेज लगा दूं, तो जो है ये जो नॉर्मल बिल अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा उस हिसाब से कि कितने पे कितना टिप देना चाहिए। नोटिस दैट द मोमेंट यू एंटर द वैल्यूज, the tip and the total update. By the end of the following code lab, you will be developing a similar tip calculator app in Android. ठीक है? In this pathway, you will build a simple tip calculator Android app. Developers will often work in this way, get a simple version of the app ready and working, even if it does not look very good, and then add more features and make it more visually appealing later. तो भाई कि UI डिजाइन बाद में हो जाएगा, पहले फंक्शनैलिटी ऐड कर। By the end of the code lab, your tip calculator
calculator app will look like these screenshot. इस तरीके से कुछ दिखेगा. When the user enters a bill amount, your app will display a suggested tip amount. The tip percentage is hard coded to 15% for now. In the next code lab, you will continue to work on your app and add more features like setting a custom tip percentage. पहले तो ये बेसिक्स बनाएंगे हम, फिर उसके बाद इस पे परसेंटेजेस भी लगाएंगे कि कितना परसेंटेज किसने पे होना चाहिए और फिर क्या है क्या नहीं है. 15% अभी के लिए हार्ड कोडेड है. मैं कोशिश करूंगा कि हार्ड कोडेड ना करूं मैं इसे, क्योंकि देखो हार्ड कोडेड में मजा नहीं है. हार्ड कोडेड का देखो सच्ची बताऊंगा. गेट स्टार्टर कोड. स्टार्टर कोड इज अ प्री रिटन कोड दैट कैन बी यूज्ड एज अ starting point for a new project. It can also help you to focus on new concepts taught in this code lab. Get started with the starter code by downloading it here. हम लोग starter code नहीं डाउनलोड करेंगे, not in favor of that. देखो इसने क्या ही बनाया है, यही तो बनाया है. कैलकुलेट टिप और नीचे लिखा है टिप अमाउंट. ऊपर कैलकुलेट टिप लिखा है छोटा सा, नीचे टिप अमाउंट लिखा है छोटा. द स्टार्टर कोड इज द स्टार्टर ब्रांच ऑफ द डाउनलोड is in the starter branch of the downloaded repository. You can browse the starter code in the time GitHub repository. Start app overview. To familiarize yourself with the starter code, complete the following steps. Open the project with the starter code in Android Studio. Run the app on an Android device or emulator. You will notice two text components. One is for the label and the other is for displaying tip amount. The starter code walkthrough. Now इस walkthrough के थ्रू ना अब इसको कोड कर लेते हैं. और क्या रिसोर्सेज में है ना, रिसोर्सेज में हम स्ट्रिंग्स में जाएंगे. अरे यार याद नहीं होती ना, दिक्कत यही चीज. देखो स्टार्टर कोड में हम लोगों को स्ट्रिंग मिले हैं. कैलकुलेट स्ट्रिंग नेम बिल अमाउंट. और क्या बिल अमाउंट के बाद टिप अमाउंट परसेंटेज. वो आई थिंक इसलिए परसेंटेज है ताकि जो है जो नंबर हमें लिखना होगा ना वो जो है नंबर इधर परसेंटेज में आएगा. ठीक है. स्टार्टर कोड वॉक थ्रू में सबसे पहला तो ये स्ट्रिंग वैल्यू जो हमारे पास है वो है. दिस इज द स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल इन द रिसोर्सेज विद ऑल द स्ट्रिंग्स यू विल बी यूजिंग इन दिस ऐप. मेन एक्टिविटी में चलते हैं. मेन एक्टिविटी में आ गए. ग्रीटिंग को हटाओ, इसकी ऐसी की तैसी ग्रीटिंग की. अरे यार इसको भी हटाओ. नहीं कहीं कॉल वैसे करने की जरूरत पड़ नहीं. कंपोजेबल है. अब टिप टाइम लेआउट है. टिप टाइम लेआउट. ठीक है. लेआउट में हमने क्या कर रखा है, एक कॉलम बना रखा है. मॉडिफायर है. मॉडिफायर में स्टेटस बार पैडिंग. ठीक है. एक पैडिंग इसने कर रखी है खुद से. हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 40 dp. स्टार्टर कोड है. स्टार्टर कोड तो अगर कॉपी करके भी बनाओगे तो भी क्या दिक्कत है. वर्टिकल स्क्रोल. एक सेकंड इसको इंपोर्ट कर दें. इंपोर्ट कर देंगे तो एरर नहीं आएगा कम से कम. रिमेंबर स्क्रोल स्टेट. ठीक है. और सेव ड्राइंग पैडिंग. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली. वर्टिकल अलाइनमेंट डॉट सेंटर. इसको भी इंपोर्ट करो. अरे एंड्रॉइड यूआई से यार. कॉलम भी इंपोर्ट करो. मोर एक्शंस. क्या पंगा है. वर्टिकल अलाइनमेंट यही तो है. क्या पंगा है. एक और वो आना था. ये है हो सकता है. छोटी छोटी चीजों के पंगे बना देता है क्योंकि लास्ट तो पूरा देखते हैं. हाँ बता भाई क्या पंगा है. ये आया. ठीक है. ये आया. ठीक है. ये हटाओ. हाँ क्या है. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया हालांकि. अच्छा इसके हिसाब से ये पूरा ही गलत है. अरे ऐसे ही तो अरेंजमेंट डॉट सेंटर. ठीक है. पूरा गलत है फिर तो पक्का कर. हाँ नहीं तो लॉजिक तो लिखो कम से कम. कोडिंग में मतलब यही है. प्रोग्रामिंग में यही है. मतलब लॉजिक लिखना जरूरी है. लॉजिक ऐसे की तैसे कर रहा है. गलत है. गलत है. टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग रिसोर्स आर डॉट स्ट्रिंग डॉट कैलकुलेट टिप कॉमा. स्ट्रिंग रिसोर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट कर लेते हैं. मॉडिफायर 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 डॉट पैडिंग. टॉप से इसने दी है 16 dp और नहीं बॉटम से भी 16 dp दी है इसने. और अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट. ओके. ओके. और फिर दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा इसी तरीके से. टेक्स्ट स्ट्रिंग रिसोर्स. ओके. आर डॉट स्ट्रिंग डॉट टिप अमाउंट. और फिर हमने परसेंटेज एस दिया था उसे तो $0.00. डॉलर में बनवा रहे हैं तो डॉलर ही बना लेते हैं अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ द ट्यूटोरियल. मटेरियल थीम टाइपोग्राफी डिस्प्ले स्मॉल. मटेरियल थीम भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो. स्पेसर भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो. और मॉडिफायर डॉट हाइट में तो वैसे भी कोई इशू होना नहीं चाहिए तरीके से. तो हाइट में क्या इशू है.
हाँ तो वो एट दी एंड कर तो मैं वही रहा हूँ ना। हाँ देखो अब क्या कह रहा है, एक प्राइवेट फंक्शन बना हुआ है, प्राइवेट फंक्शन कैलकुलेट टिप अमाउंट, तो पता है मेरे को क्या बनाना है तो पहले से ही दे दे रहा है। हाँ देखो कैलकुलेट टिप बनाया है, कैलकुलेट में अमाउंट है डबल, टिप परसेंटेज भी है 15 सेट कर रखी है अभी इसने, हम लोग यूसेज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं, नो इशू। यही है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, चलो हाँ यही है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। टिप में जाएगा टिप परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का कितना परसेंट टिप देना है, सिंपल सी बात है। तो हम यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए क्या नाम है, नंबर फॉर्मेट गेट करेंसी इंस्टांस डॉट फॉर्मेट, और फिर उसके अंदर टिप, टिप हमारे डॉलर्स में है वैसे तो वो डॉलर्स ले लेगा, ठीक है, एरर आना नहीं चाहिए। फिर और इन द ऑन क्रिएट फंक्शन सरफेस ब्लॉक द टिप टाइम लेआउट फंक्शन बीइंग कॉल्ड, तो इधर सरफेस यूज करा है इसने, सरफेस, ठीक है, जो भी है मैक्स साइज तो फिल जो करेगा करेगा, ठीक है, और इसके अंदर टिप टाइम लेआउट को कॉल कर देंगे। और क्या बचा है इधर, इधर कॉल करना है टिप टाइम लेआउट को। क्या है हाइट का पंगा, क्यों करूं मैं इंपोर्ट मॉडिफाई डॉट हाइट, अलग से क्यों करना पड़ेगा मेरे को जब है ऑलरेडी मेरे पास, जब कोई मतलब कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं है जिसमें प्रॉब्लम हो, तो क्यों क्यों प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, द टिप लेआउट प्रीव्यू फंक्शंस टिप टाइम थीम ब्लॉक द टिप टाइम लेआउट फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, तो जो प्रीव्यू फंक्शन का टिप टाइम थीम है वो ब्लॉक हो जाएगा, और फिर टिप टाइम लेआउट फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, टिप टाइप लेआउट को कॉल करा जाएगा, ठीक है, टिप टाइप लेआउट को कॉल करा जाएगा, फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, टिप टाइप थीम रुक जाएगा, टिप टाइम थीम रुक जाएगा, और टिप टाइम लेआउट आ जाएगा। वाह वाह जी वाह 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 वाह, क्या ही चीज बनाई। अब इसको देखते हैं जो हमारा आउटपुट है वो कैसा सा आ रहा है, एक बार ही देख तो लें कैसा सा आ रहा है, या आने लायक भी है या नहीं। वैसे तो एरर दे रहा है, क्या एरर है, नेम में कोई वैल्यू पैरामीटर पास करानी है, अच्छा ये एरर है इसका, ये है ना इधर नेम और मॉडिफायर, और ये ओ ओ टिप टाइम मांगा इसने, वो टिप टाइम में टिप लेआउट में कुछ नहीं मांगा इसने, इसने तो कुछ नहीं मांगा, इसने खुद ही बना दिया क्या, क्या बात कर रहा है, खुद ही आंसर हो। चल बिल्ड एंड रिफ्रेश यार, ठीक है ये दिखेगा ऐसे, बहुत टाइम ले रहा है, इतना लगता नहीं है, आ गया कुछ तो आ गया, ये आया है, ठीक है। और इसमें एक चीज और कर देता हूँ मैं, शो सिस्टम यूआई प्रूव, सिस्टम यूआई में काम करो तो लगता है रिलेटेबल थोड़ा, ठीक है, ये हमारा सिस्टम यूआई है। अब देखते हैं क्या काम कहेगा। शॉर्टकट की जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे उसका मैं जो है वीडियो बना देता हूँ, और अगर कोई शॉर्टकट की वैसे तो क्या, अब ये क्या कहना कि ये शॉर्टकट की चाहिए तो देख लेना भाई, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, अब देखो अब ये वाला हमें बना बनाया मिला है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, इन दिस सेक्शन यू ऐड द यूआई एलिमेंट दैट लेट्स द यूजर एंटर द बिल अमाउंट इन द ऐप, यू कैन सी व्हाट इट लुक्स लाइक इन द इमेज, इस तरीके से लगेगा, टेक्स्ट फील्ड बनानी है, मतलब योर ऐप यूजेस अ कस्टम स्टाइल एंड थीम, स्टाइल्स एंड themes are a collection of attributes that specifies the appearance of a single UI element. A style can specify attributes such as font color, font size, background color, and much more, which can be applied for the entire app. Later code labs will cover how to implement these in your apps. For now, this has already been done for you to make your app more beautiful. To get a better understanding, here is a side-by-side comparison of the solution version of the app with and without a custom theme. ये विदाउट अ कस्टम थीम है, ये विद अ कस्टम थीम है, फर्क तो है देखो, हालांकि मेरे को पर्टिकुलरली कोई फर्क दिखता नहीं है, सिर्फ इसमें और इसमें कलर चेंज थोड़ा सा दिख रहा है, ये कलर चेंज हुआ है बस, ये व्हाइट व्हाइट तो बाकी सेम ही है बैकग्राउंड भी। व्हेन यू ऐड अ टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल इन योर ऐप, इट विल हैव अ कलर स्कीम एज पार्ट ऑफ द कस्टम थीम, something like this. The text field composable function lets the user enter text in an app. For example, notice the text box on the login screen of the Gmail app in this image. इस तरीके से हमको टेक्स्ट लिखना अलाउ करेगा ये। अब क्या करना है उसके लिए, एड द टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल टू द ऐप इन द मेन एक्टिविटी फाइल, एड एन एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल फंक्शन दैट टेक्स अ मॉडिफायर पैरामीटर। एक फंक्शन बनाते हैं जो कि कंपोजेबल होगा, पहले तो कंपोजेबल, ठीक है, फिर फन एडिट नंबर फील्ड लाओ लिखें, एडिट नंबर फील्ड मॉडिफायर, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडिफायर, ओके। और फिर क्या करना है, इन द बॉडी ऑफ द एडिट नंबर फील्ड फंक्शन बिलो टिप
time layout. Okay. Function below tip time layout. Add a text field that accepts a value named parameter say set to an empty string. Value नाम का parameter लेगा जो कि जो है अभी empty string में set कर रखा है. And an on value change named parameter set to an empty lambda expression. ठीक है, एक text field नाम से बनाते हैं हम फिर text field. ठीक है, value है उसको अलग, ऑन वैल्यू चेंज ये है, और सिंगल लाइन का क्या करूंगा मैं, मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर. Notice the parameters that you passed. The value parameter is a text box that displays the string value you pass here. The on value change parameter is the lambda callback that is triggered when the user enters text in the text box. On value change तभी trigger होगा जब हम value डालेंगे text box में. उसको function को import करो. फिर क्या करना है, in the tip time layout composable on the line after the first text composable function call the edit number field function passing the following modifier. इसको कॉल करना है ना, पहले टेक्स्ट के बाद कॉल करना है. ये रहा ना एडिट फील्ड नंबर मॉडिफायर. अरे यार मॉडिफायर इज इक्वल टू डॉट पैडिंग 32 dp बॉटम से और फिल मैक्स विड्थ. ठीक है, पैडिंग बॉटम 32 dp. ओके, और फिल मैक्स साइज है कि विड्थ है, विड्थ होनी चाहिए. हाँ वेट, क्योंकि क्या है ना कि इस साइज में क्या है ना, पूरा एरिया घेर लेता है ये. तो हमें पूरा एरिया तो घेरना नहीं है, हमें तो बस उतना जगह चाहिए जितने टाइप हो जाए, उतने में टाइप हो जाएगा तो बस हमारा काम खत्म. हमें और कराना क्या है इससे, थोड़ी ना हमें कोई कुश्ती थोड़ी लड़वानी है. इधर डिजाइन पेन ये दिखेगा हमारा कैलकुलेटर, आपकी दिख रहा है इधर. इसने थीम सेट कर तो रखी है, रुको मैं कोड जो है ना खोल के पढ़ ही लेता हूँ, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा. स्टार्टर कोड में सोच रहा था ना करूँ, गो टू वेब पेज. और स्टार्टर कोड ना इसलिए देखना पसंद नहीं कर रहा ज्यादा, क्योंकि जो है ना वही है, मैंने इतना पढ़ा ही है तो उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना. आप इतना पढ़ो और फिर जो बेसिक वाला जो पार्ट है वो भी ना कर पाओ तो क्या ही फायदा. दिमाग यही सोचता है, चाहे कर हो या ना हो अलग बात है. ठीक है, सरफेस से फिल मैक्स साइज. ओके, ओए स्टार्टर कोड है क्या? स्टार्टर कोड तो नहीं लग रहा, ये मेन ब्रांच में है. स्टार्टर में चलो, जो स्टार्टर है वो वाला दिखा भाई. ऐसे मत डराया करो. उसने कलर सेट करी नहीं है. टिप टाइम थीम सरफेस ये है, टिप टाइम लेआउट में कॉलम है. कलर वलर तो कुछ सेट करा नहीं है. मटेरियल थीम छोटी है, स्पेसर दे रखा है 150 dp का, तो मैं ठीक ही है फिर तो सही करा मैंने. ये तो फिर इसके में दिखा रहा है ऐसे, मेरे में किसी और तरीके से दिखा रहा है. चलो एक बार ही पढ़ लेता हूँ बस. चलो ये तो है, ये उससे पहले वाला पढ़ लेता हूँ. मैंने पढ़ा कम है आपकी बार. पढ़ने से ये होता है ना कि आपको पता चलता है और भी, मतलब जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये और कुछ अगर, तो वो भी पता चल जाता है. जैसे ये नहीं पढ़ा मैंने जहाँ तक मुझे पता है. टिप टाइम लेआउट फंक्शन contains a column element with two text composable that you see in the screenshot. This also has spacer composable to add space for aesthetic reasons. ये रहा. चलो नेक्स्ट, यूज स्टेट इन कंपोज. अब हम स्टेट का यूज करेंगे कंपोज में. ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका. State in an app in any value that can change over time. State in an app is any value that can change over time. In this app, the state is the bill amount. Add a variable to store state. At the beginning of the edit number field function, use the val keyword to add an amount input variable. सेट इट टू 0 वैल्यू. ठीक है, एक वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर var और क्या नाम है वैल्यू, और इसको 0 सेट कर देना है. ठीक है, अमाउंट इनपुट नाम से, सॉरी अमाउंट. ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ द ऐप फॉर द बिल अमाउंट. सेट द वैल्यू नेम्ड पैरामीटर टू एन अमाउंट इनपुट वैल्यू, टू द अमाउंट इनपुट वैल्यू. अमाउंट इनपुट अब इसके हिसाब से इसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने लेआउट में तो कॉल कर दिया है, लेआउट में कॉल कर दिया तो इस पे तो आएगा ही. ये देखो 0 लिखा आ गया. ठीक है, चेक द प्रीव्यू. The text box displays the value set to the state variables as you can see in this image. ठीक है, run the app in the emulator. Try to enter a different value. The hard-coded state remains unchanged because the text field composable does not update itself. It updates when the value parameter changes, which is set to the amount input property. The amount input variable represents the state of the text box. Having a hard-coded state is not useful because it cannot be modified and it does not reflect user input.
You need to update the state of the app when the user updates the bill amount. हमें चाहिए तो यही कि जब यूजर डाले अमाउंट तो वो चेंज हो, लेकिन अभी हमने हार्ड कोडेड करा है तो वो चेंज नहीं करेगा। यही यही बोला है उसने बस अभी तक। The composables in your app describe a UI that shows a column with some text, a spacer, and a text box. The text shows a calculate tip text, and the text box shows a zero value or whether the default value is. Compose is a declarative UI framework, meaning that you declare how the UI should look in your code. Calculate tip text की जगह अभी हमने जो उसमें जो है कैलकुलेट टिप में जो टेक्स्ट हमने अभी जीरो डाल रखा है। और कंपोज इज अ डिक्लेरेटिव यूआई फ्रेमवर्क, मीनिंग दैट यू डिक्लेयर हाउ द यूआई शुड लुक इन योर कोड। इफ यू वांटेड योर टेक्स्ट बॉक्स टू शो अ 100 value initially, you would set the initial value in the code. You should set the initial value in the code for the composables to a 100 value. अगर 100 दिखाना है तो 100 सेट कर दो, 0 दिखाना है 0 सेट कर दो, ठीक है। What happens if you want your UI to change while the app is running or as the user interacts with the app? अब हमको ये चाहिए कि यूजर जब इंटरैक्ट करे आपके साथ तो वैल्यू चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ यू wanted to update the amount input variable with the value entered by the user and display it in the text box, ठीक है। That is when you rely on a process called recomposition to update the composition of the app। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि जो अमाउंट, जो हमें तो ये चाहिए ना टिप अमाउंट कितना है, और उसके लिए हमें जो है इसको एक अमाउंट देना है, मतलब उसे कुछ इनपुट देना है। तो जब इनपुट देंगे और जो इनपुट से स्टेट चेंज होगी वो जो है रिकम्पोजिशन कहलाती है। रनिंग ऐप में जब जो है हमारे इनपुट से स्टेट चेंज होगी कि वो 0 से 100 होगा तो स्टेट ही चेंज हुई, उसको हम रिकम्पोजिशन कहेंगे, क्योंकि जो रिकम्पोजिशन में स्टेट चेंज होती रहती है। इन द टेक्स्ट बॉक्स दैट्स रिलाई ऑन रिकम्पोजिशन, कंपोजिशन को अपडेट करेगा तो उसे रिकम्पोजिशन कहेंगे। द कंपोजिशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूआई बिल्ट बाय कंपोज व्हेन इट एग्जीक्यूट्स कंपोजेबल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूआई बिल्ट बाय कंपोज जब वो एग्जीक्यूट होता है, कंपोज व्हेन इट एग्जीक्यूट्स कंपोजेबल जब वो एग्जीक्यूट करता है कंपोजेबल्स को, जब कंपोजेबल एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन इज अ डिस्क्रिप्शन, तो कंपोजिशन एक डिस्क्रिप्शन है यूआई का जो कि कंपोज से बना है जब कंपोजेबल्स एग्जीक्यूट होते हैं। कंपोज एप्स कॉल कंपोजेबल फंक्शंस टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूआई। कंपोज एप्स क्या करेंगे, कंपोजेबल फंक्शंस को बोलेंगे ताकि जो डेटा है उसको यूआई में चेंज कर सकें, ठीक है। इफ अ स्टेट चेंज हैपेंस, जब स्टेट चेंज होता है, कंपोजिशन री एग्जीक्यूट्स द अफेक्टेड कंपोजेबल फंक्शंस विद द न्यू स्टेट व्हिच क्रिएट्स एन अपडेटेड यूआई। दिस इज कॉल्ड रिकम्पोजिशन। तो जब स्टेट चेंज होती है तो कंपोज फिर से री एग्जीक्यूट होता है, फिर से एग्जीक्यूट होता है, और जो अफेक्टेड कंपोजेबल फंक्शन है उसमें जो नई स्टेट होगी उसे डालेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकम्पोजिशन। हाँ, वो डालेगा और फिर उससे एक नया यूआई जनरेट होगा, जो वैल्यू है वो अपडेट होगी और एक नया यूआई जनरेट होगा, तो वो रिकम्पोजिशन कहलाता है। कंपोज शेड्यूल्स अ रिकम्पोजिशन फॉर यू। कंपोज हमारे लिए रिकम्पोजिशन शेड्यूल कर देता है, अगर उसे मतलब ऐसा है कि उसे बनाया ही ऐसा है कि वो होने के लिए ही बना है, तो वहां पे when compose runs your composables for the first time during initial composition, it keeps track of the composables that you call to describe your UI in a composition। it track, अच्छा ठीक है, runs your composables, compose हमारे composables को रन करेगा इनिशियली, जब इनिशियल कंपोजिशन करता है। it keeps track of the composables that you call to describe your UI in a composition। तो एक कंपोजिशन में हम क्या यूआई डिफाइन कर रहे हैं उसका ट्रैक भी ये रखता है कंपोज। रिकम्पोजिशन इज व्हेन कंपोज री एग्जीक्यूट्स द कंपोजेबल्स दैट मे हैव चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू डेटा चेंज एंड देन अपडेट्स द कंपोजिशन टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज। तो जब हम कुछ भी अपडेट करते हैं यूआई में, मतलब जब भी कोई इंटीजर अपडेट करा या फिर कोई भी स्टेट चेंज करी, तो कंपोज री एग्जीक्यूट होता है और फिर उसी प्रोसेस को हम लोग रिकम्पोजिशन कहते हैं। The composition can only be produced by an initial composition। तो एक initial composition से ही बाकी compose हो सकते हैं, and updated by recomposition। अपडेट recomposition से होता है।
द ओनली वे टू मॉडिफाई द कंपोजिशन इज थ्रू रिकम्पोजिशन। रिकम्पोजिशन से ही आप किसी कंपोजिशन को अपडेट कर सकते हो, किस यूआई को, ठीक है। टू डू दिस कंपोज नीड्स टू नो what state to track so that it can schedule the recomposition when it receives an update। तो हमको अब बताना पड़ेगा कि भाई इसका ट्रैक रख, यहाँ चेंजेबल वैल्यू है तो इसका ट्रैक रख, जैसे ही वैल्यू चेंज होगी रिकम्पोजिशन में डाल दे, मतलब अपडेट कर दे चीजों को। इन योर केस इट्स द अमाउंट टिप वेरी अमाउंट इनपुट वेरिएबल, हमारे केस में अमाउंट इनपुट वेरिएबल है। सो वेन एवर इट्स वैल्यू चेंजेस कंपोज शेड्यूल रिकम्पोजिशन, तो जब भी वैल्यू चेंज होगी तो उस तो जो कंपोज है वो रिकम्पोजिशन कर देगा, तो जो कंपोज है वो रिकम्पोजिशन शेड्यूल कर देगा। You use the state and mutable state types in compose to make state in your app observable। हमने म्यूटेबल स्टेट ऑफ करा था और रिमेंबर का यूज करा था, ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज करा था हमने, और ट्रैक्ड बाय कंपोज। द स्टेट टाइप इज इम्यूटेबल, स्टेट टाइप इम्यूटेबल है, सो यू कैन ओनली रीड द वैल्यू इन इट, तो हम इसमें सिर्फ वैल्यू रीड कर सकते हैं। while the mutable state type is mutable while the mutable state type is mutable mutable state टाइप जो है ऑब्जर्वर का वो म्यूटेबल है, नाम से ही पता चल रहा है। यू कैन यूज द म्यूटेबल स्टेट ऑफ फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जर्वेबल म्यूटेबल स्टेट। इट रिसीव्स एन इनिशियल वैल्यू एज पैरामीटर दैट इट wrapped in a state object which then makes its value observable। तो एक स्टेट ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू को रैप कर देगा, ये म्यूटेबल स्टेट ऑफ इनिशियल वैल्यू को रैप कर देगा, और फिर आ, और फिर देखेगा कि जो है कब चेंज है तो वैल्यू को उसमें डाल देगा, उसका ऑब्जर्वेबल बन गया वैल्यू का। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द म्यूटेबल स्टेट ऑफ फंक्शन होल्ड्स स्टेट विच इज द बिल अमाउंट, is mutable so the value can be changed, is observable so compose observes any changes to the value and triggers a recomposition to update the UI। ठीक है, ऑब्जर्वेबल होता है तो कंपोज ऑब्जर्व करेगा और जैसे ही कोई भी चेंज होगा रिकम्पोजिशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एड अ कॉस्ट ऑफ सर्विस स्टेट, अब हम लोग सर्विस स्टेट का कॉस्ट ऐड करेंगे। इन द एडिट फील्ड फंक्शन चेंज द वैल कीवर्ड before the amount input state variable to the var keyword। मैं ऑलरेडी var ही बना रखा है, मैंने var ही बनाया क्योंकि अमाउंट इनपुट चेंज होगा, ये कंफर्म्ड अमाउंट इनपुट चेंज होगा। दिस मेक्स अमाउंट टिप म्यूटेबल, अमाउंट इनपुट म्यूटेबल, तो अमाउंट इनपुट म्यूटेबल हो गया। यूज द म्यूटेबल स्टेट string type instead of the hard-coded string variable so that compose knows to track the amount input state and then pass in a zero string। तो हमें क्या करना है, म्यूटेबल स्टेट स्ट्रिंग टाइप का यूज करना है, ठीक है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग को सेव करने के लिए कंपोज में, ठीक है। उसका ट्रैकर बनाएंगे हम लोग म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज करके, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही पास करेंगे ना, हमने परसेंटेज एस वो इसीलिए ऐसे ही थोड़ी लिखा था, वो इसीलिए लिखा था। तो इसका बनाते हैं चलो, ठीक है। तो वैर अमाउंट इनपुट तो ऐसा ही रहेगा, हो जाएगा म्यूटेबल स्टेट और स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, इसको करो। बाय यूज होगा क्या, नहीं बाय यूज नहीं करेंगे हम। म्यूटेबल स्टेट ऑफ म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसमें हम डाल देंगे जीरो को, क्योंकि हमें एक ऑब्जर्वर बनाना है ना, तो ऑब्जर्वर के लिए हम यही करते हैं। ओके, तो अभी तो इसने इतना ही बताया। द अमाउंट इनपुट इनिशियलाइजेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस विद टाइप इन्फेरेंस से, ओ कि वो ऑटोमेटिकली टाइप ले लेगा, इसका कहने का अर्थ यही है। ठीक है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ को, ठीक है, क्या हो गया इसको, मोर एक्शन क्या है, सप्रेस
unremembered mutable state with an annotation, add an explicit argument, blah 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 blah. कुछ मत कर, किसी लायक नहीं है. The mutable state of function receives an initial zero value as an argument, which then makes amount input observable, जो कि बाद में amount input observable बनाएगा. This results in the compilation warning in Android Studio, but you fix it soon. Create a state object during composition without using remember. इसको पता है कैसे? इसका remember से ही बनेगा, ये मुझे पता है ना. और ये बाय पे ही जाएगा at the end. इसको पहले ही फिक्स कर दो. तो मुझे पता है कि उस पे जाना है, तो फिर वैसे ही फिक्स कर दो. फिक्स कर दो वैसे ही. क्यों बाद के टंटे पाने? सेट वैल्यू और गेट वैल्यू इसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ती है. फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला. और ये यहाँ से हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा. अब बन गया हमारा म्यूटेबल ऑब्जर्वेबल अमाउंट इनपुट के लिए. अब देखो क्या कह रहा है. इन द टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन यूज द अमाउंट इनपुट डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी. हाँ, ये तो होगा शायद, ये हो सकता है अमाउंट इनपुट डॉट वैल्यू. ये अभी नहीं है, वो तब होता जब जो है वो जो इसने जो स्ट्रिंग बनाने की कही थी ना, म्यूटेबल स्टेट और फिर स्ट्रिंग और इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट ऑफ और फिर अंदर हार्ड कोडेड जीरो, तब डॉट वैल्यू लगता. Compose keeps track of each composable that reads the state value properties and triggers a recomposition when its value changes. तो compose हमारे हर एक वैल्यू का हिसाब रखेगा वैल्यू प्रॉपर्टी में, ठीक है. एंड ट्रिगर्स द कंपोजिशन व्हेन इट्स वैल्यू चेंजेस. जब वैल्यू पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी तो वो रिकम्पोजिशन पे चला जाएगा. कंपोज फिर से रिकम्पोजिशन शुरू कर देगा. The on change callback is triggered when the text box's input changes. On value change callback is triggered, ठीक है, तब ट्रिगर होगा when the text box's input changes in the lambda expression the it variable contains the new value. ओके, ठीक है, नो इशू. तो क्या करेंगे? अब ये जो अमाउंट इनपुट हमने बनाया है इसको ऑन चेंज में, ऑन वैल्यू चेंज में डाल देंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में. और क्योंकि ये लैम्डा एक्सप्रेशन है तो जो वैल्यूज हैं वो हमारी इट में सेव होती हैं, जो भी नई वैल्यू बन के आएगी और वो हम असाइन कर देंगे अमाउंट इनपुट को. तो इस तरीके से हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, मतलब रिकम्पोजिशन करेंगे इस तरीके से हम लोग. यू आर अपडेटिंग द स्टेट ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, दैट इज द अमाउंट इनपुट वेरिएबल, when the text field notifies you that there is a change in the text through on value change callback function. Run the app and enter text in the text box. The text box still shows zero value as you can see in this image. हाँ, वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं करा है कि जिससे वो चेंज करे. लाओ कम इसको दोबारा बनाते हैं ना, बिल्ड एंड रिफ्रेश. फ्रेश फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश फ्रेश. और फिर यूआई चेक कर लेंगे. सिंपल. वह एंड्रॉइड स्टूडियो है भाई, थोड़ा हैवी मटेरियल है एंड्रॉइड स्टूडियो. अब ये इंटरैक्टिव मोड खुलेगा, ठीक है. इंटरैक्टिव मोड में ये हमारी वैल्यू है. मेरे में चेंज क्यों हो रहा है? गेस करो चेंज क्यों हो रहा है ये. क्योंकि जो मैंने रिमेंबर स्टेट है उसका यूज करा है. इन्होंने रिमेंबर स्टेट का अभी तक यूज नहीं करा है, इसलिए इनका चेंज नहीं हो रहा. हाँ, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि रिमेंबर का यूज नहीं करा ना. अब तुमने ऑब्जर्वेबल तो बना लिया लेकिन पहले वाली चीज तुमने सेव अभी करी नहीं है. मतलब मशीन को ये नहीं कहा है कि उसको भी याद रख, तो वो कैसे करेगा. When the user enters text in the text box, the on value change callback is called and the amount input variable is updated with the new value. The amount input state is tracked by compose. So the moment
that its value changes, recomposition is scheduled, and the edit number field composable function is executed. Again, in that composable function, the amount to input variable is reset to its initial zero value. Thus, the text box shows a zero value. तो क्या हो रहा है ना इस पूरे केस में, जब यूजर एंटर कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट, तो जो ऑन वैल्यू चेंज है वो कॉल तो हो रहा है, ठीक है, एंड द अमाउंट इनपुट वेरिएबल इज अपडेटेड विद द न्यू वैल्यू, अमाउंट इनपुट नई वैल्यू के साथ अपडेट भी हो रहा है। द अमाउंट इनपुट स्टेट इज ट्रैक्ड बाय कंपोज, और अमाउंट इनपुट स्टेट की जो स्टेट है, अमाउंट इनपुट की जो स्टेट है वो कंपोज के थ्रू ट्रैक हो रही है, हमने क्योंकि ऑब्जर्वेबल बनाया। तो जिस मोमेंट पे हम वैल्यू चेंज करते हैं रिकम्पोजिशन हो जाता है, एंड द एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड अगेन, और जो एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल है इसलिए दोबारा कॉल हो जाता है, वैल्यू चेंज होती है तो। इन दैट composable function that amount input variable is reset to its initial value 0। तो अब उस फंक्शन में क्या हो रहा है कि ये एडिट नंबर फील्ड में ये जो फंक्शन है इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट इनपुट फील्ड दोबारा से जीरो पे हार्ड कोडेड वैल्यू सेव हो जा रही है। इस वजह से हम कुछ भी चेंज करेंगे तो जो है वो जीरो वैल्यू ही एट द एंड हो जाएगा। इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम यहाँ कर सकते हैं। रन करो ऐप को, देखते हैं रन करके। रिकम्पोजिशन हो रहा है ना, रिकम्पोजिशन में जो सारे फंक्शंस है ना दोबारा कॉल हो रहे हैं। अब जब दोबारा कॉल हो रहे हैं ना, दोबारा कॉल में क्या हो रहा है, एडिट नंबर फील्ड भी हो रहा है जिसके अंदर हमने हार्ड कोडेड जीरो वैल्यू इसको इनिशियलाइज कर रखी है। जो इसकी स्ट्रिंग वाला जो इसने म्यूटेबल बनवाया है ना, मुझे जहां तक लग रहा है उसमें ही गड़बड़ निकलेगी, क्योंकि देखो मेरे में चेंज तो हो रहा है, इनपुट तो मैं लिख सकता हूँ कम से कम। ठीक है, क्या कह रहा है, विद द कोड यू एडेड स्टेट चेंजेस कॉज रिकम्पोजिशन टू बी scheduled। So, however, you need a way to preserve the value of the amount input variable across recompositions so that it is not reset to a zero value each time that the edit number field function recomposes। You resolve this issue in the next section। तो अभी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये वाला इशू है कि हम टाइप कर रहे हैं वो अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही हम टाइप कर रहे हैं तुरंत रिकम्पोजिशन हो जा रहा है। और रिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, इसकी जो एडिट फील्ड वाली जो एडिट क्या है, एडिट नंबर फील्ड के अंदर जो हमने अमाउंट इनपुट नाम का वेरिएबल बनाया वो बार बार जीरो सेट हो जा रहा है रिकम्पोजिशन में। ठीक है, तो अभी के हिसाब से इस वाले पेज के हिसाब से ये एक इशू है जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ रिमेंबर से, क्योंकि पिछले पिछले जितने भी हमने कोड लैब्स में कुछ सीखा है तो उसको अप्लाई भी करते रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अंधे होके बिल्कुल उसी को फॉलो करो। तो यूज रिमेंबर फंक्शन टू सेव स्टेट। अब ये रिमेंबर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, करेंगे स्टेट को सेव करने के लिए। इसमें जो बता रहे हैं फॉलो कर लेते हैं। Composable methods can be called many times because of recomposition. The composable resets its state during recomposition if it is not saved। अगर composable में आप सेव नहीं करोगे तो composable अपने आप को recomposition के टाइम पे जो वैल्यूज हैं उनकी स्टेट भी इनिशियल वाली ला देगा। ठीक है, वही हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। Composable functions can store an object across recompositions with the remember। remember से जो recompositions हो रहे हैं रेगुलर, रिमेंबर फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और भले ही रिकम्पोजिशन होता रहे पर जो रिमेंबर के थ्रू स्टोर्ड वैल्यू है वो हमारी चेंज को नोटिस कर लेगी।
A value computed by the remember function is stored in the composition during initial composition. ठीक है, computed by the remember function is stored in the composition during initial composition. तो जो रिमेंबर फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू होगी वो जो कंपोजिशन में स्टोर होगी ड्यूरिंग द इनिशियल कंपोजिशन, जब पहला कंपोजिशन बन रहा होगा तभी स्टोर हो जाएगी वैल्यू. एंड द स्टोर्ड वैल्यू इज रिटर्न ड्यूरिंग रिकम्पोजिशन, और जो स्टोर्ड वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी रिकम्पोजिशन के समय में. यूजुअली रिमेंबर एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ फंक्शंस आर यूज्ड टुगेदर इन composable functions to have a state and its updates be reflective reflected properly in the UI. UI पे चेंज डायरेक्टली शो करने के लिए, प्रॉपरली शो करने के लिए रिमेंबर और म्यूटेबल स्टेट ऑफ फंक्शन एक साथ यूज होते हैं. यूज द रिमेंबर फंक्शन इन एडिट नंबर फील्ड फंक्शन. अब एडिट नंबर फील्ड फंक्शन में हम रिमेंबर का यूज करेंगे जो कि कुछ कुछ ऐसा दिखेगा यूज करा हुआ. Now the empty string is the initial default value for the amount input variable. अब इसमें जो empty string है वो हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई अमाउंट इनपुट वेरिएबल के लिए. लाओ इनिशियल वैल्यू के लिए हम इसे empty कर देते हैं. हम भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है. ग्रेडल रिबिल्ड होगा, रिकम्पोजिशन हो रहा है अब. ये बन गया, देखो इसमें खाली आ गया ये. ओके, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ये. Now the empty string is the initial default value of the amount input variable. By is the Kotlin property delegation. By हमारा delegation है, हमें पता है. The default getter and setter functions for the amount input property are delegated to the remember classes getter and setter functions respectively. अब जो Kotlin के default getter setter function होते हैं वो amount input property के साथ delegate हो जाएंगे. ठीक है, टू द रिमेंबर और अमाउंट प्रॉपर्टी के रिमेंबर फंक्शन के गेटर सेटर के साथ डेलीगेट हो जाएंगे. इंपोर्ट दीज फंक्शंस रिमेंबर गेट सेट वैल्यू, वही हमने करा था पहले इंपोर्ट. दिस कोड में थ्रो द एरर दैट यू सी इन दिस इमेज रिगार्डिंग द गेट वैल्यू एक्सटेंशन. हाँ ठीक है, वो हम देख चुके हैं. तो गेट सेट वैल्यू हमको जो है इंपोर्ट करनी है वो हम कर चुके हैं already. Adding the delegates getter and setter imports lets you read and set amount input without referring to the mutable states value property. uh, property. तो जो डेलीगेट जो गेटर सेटर डेलीगेट्स ऐड करने के बाद imports lets you read and set amount input without रेफरिंग टू द म्यूटेबल स्टेट्स वैल्यू प्रॉपर्टी. तो जो म्यूटेबल स्टेट वैल्यू प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं करनी पड़ेगी हमें अगर हम गेटर सेटर को इंपोर्ट कर लेते हैं बाय डेलीगेट के साथ. ठीक है. अपडेटेड एडिट नंबर फील्ड फंक्शन शुड लुक लाइक दिस. तो इस तरीके से दिखेगा अब जो हमारा अपडेटेड फंक्शन है. नथिंग स्पेशल. During initial composition, value in the text field is set to the initial value. तो जो इनिशियल रिकम्पोजिशन है उसमें जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है. व्हेन द यूजर एंटर्स टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट फील्ड द ऑन वैल्यू चेंज लैम्बडा कॉल बैक इज कॉल्ड. तो ऑन वैल्यू चेंज लैम्बडा जो है कॉल होगा जब हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर डालेंगे, टेक्स्ट फील्ड में डालेंगे. द लैम्बडा executes and the amount input dot value is set to the updated value entered in the text field. टेक्स्ट फील्ड में जो भी हमने वैल्यू डाली होगी वो अमाउंट इनपुट की वैल्यू पे सेट हो जाएगा. द अमाउंट इनपुट इज द म्यूटेबल स्टेट बीइंग टैग्ड बाय द कंपोज. अमाउंट इनपुट एक म्यूटेबल स्टेट होगी, ठीक है, जो कि ट्रैक हो रही होगी कंपोज से. रिकम्पोजिशन इज शेड्यूल्ड, तो इसका रिकम्पोजिशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड होगा कि हाँ ये चेंजेबल फील्ड है तो भैया इसका रिकम्पोजिशन पहले से तैयार रखो, जैसे ही कोई इनपुट रखेगा तुरंत जो है चेंज. द एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल द एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल फंक्शन इज रिकम्पोज. अब जो एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल है फंक्शन है वो रिकम्पोज हो जाएगा. सिंस you are using remember, the change survives the recomposition and that is why the state is not reinitialized to
एम्प्टी स्ट्रिंग। तो क्योंकि हमने रिमेंबर फंक्शन का यूज करा है तो जो हमारी स्टेट है टेक्स्ट की वो चेंज होगी, पर हम चेंज होगी और जो है एम्प्टी स्ट्रिंग की ओर दोबारा नहीं जाएगी। भले ही कॉल बैक आया है पर हमारा रिमेंबर फंक्शन यूज है, इसलिए जो है वो अमाउंट इनपुट में नई वैल्यू सेव हो जाएगी उस वजह से। द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फील्ड इज सेट टू द रिमेंबर्ड वैल्यू ऑफ अमाउंट इनपुट। तो जो टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू है वो रिमेंबर्ड वैल्यू ऑफ अमाउंट इनपुट से चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। द टेक्स्ट फील्ड रिकम्पोजेज रीड्रॉन ऑन द स्क्रीन विद न्यू वैल्यूज। तो जो रिकम्पोजिशन है वो होगा और फिर जो नई वैल्यू होगी वो हमारी शो अप होगी। रन करेंगे, आपको देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 576 में लिखा है वो हो गया अपडेट। नथिंग बिग। स्टेट एंड रिकम्पोजिशन इन एक्शन। अब वो डीबग की कह रहा है, डिबग करके देखना चाहो ना देखना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, कोई उसका तो खैर क्या ही करोगे। State and recomposition in action. In this section, you set a breakpoint and debug the edit number field composable function to see how initial composition and recomposition work. A breakpoint is placed in your code where you want to pause the normal execution of your app to perform other actions such as examine variables, evaluate expressions, or execute your code line by line. You can set a breakpoint on any executable line of code। किसी भी एग्जीक्यूटेबल लाइन पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे और फिर जो है उसको डिबग करेंगे। डिबग सेट अ ब्रेक पॉइंट एंड डिबग द ऐप ऑन एन एमुलेटर और डिवाइस। ठीक है। In the edit number field function next on the on to the next to the on value change named parameter, set a line breakpoint. In the navigation menu, click debug app. The app launches on the emulator or device. Your app's execution pauses for the first time when the text field element is created। अब जब हम डीबग करेंगे तो हमारी इनिशियल स्टेट पे अटक जाएगा ऐप, जब जो है टेक्स्ट फील्ड वैल्यू हमारी अपडेट, मतलब अपडेट कहने का मतलब वो जो है ऐप पे जा रही होगी तभी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमने उधर ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ऑन वैल्यू चेंज पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया इस वजह से। इन द डिबग पेन, क्लिक resume program। द टेक्स्ट बॉक्स इज क्रिएटेड। रेज्यूम प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ऑन द एमुलेटर और डिवाइस, enter a letter in the text box। Your app's execution pauses again when it reaches the breakpoint that you set। enter a letter on the text box। अब जब हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई लेटर टाइप करेंगे तो फिर से वो ऑन वैल्यू चेंज वाले लैम्डा फंक्शन पे आ जाएगा, मतलब जहां हमने ब्रेक पॉइंट सेट करा था फिर से वहां आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे रिकम्पोजिशन हो रहा होगा, लाइव रिकम्पोजिशन हो रहा होगा एक्शन में। ठीक है। When you enter the text, the on value change callback is called inside the lambda। It has the new value you typed in the keypad। ठीक है। जो भी हमने कीपैड से नई वैल्यू टाइप करेंगे वो इट में सेव हो जाएगी लैम्डा के अंदर, जो हमने इट लिखा था ना उसके अंदर, और फिर वो अमाउंट इनपुट को असाइन हो जाएगी। Once the value of it is assigned to amount input, वही जो मैंने कहा था, then compose triggers the recomposition। वैसे ही जो है कंपोज क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा रिकम्पोजिशन को with the new data as the observable value has changed। नए डेटा के साथ, क्योंकि जो है और फिर ऑब्जर्वेबल वैल्यू चेंज हो चुकी है इसलिए। इन द डिबग पेन, क्लिक resume program। resume program पे क्लिक करेंगे, द टेक्स्ट एंटर्ड इन द एमुलेटर और ऑन द डिवाइस डिस्प्लेज नेक्स्ट टू द लाइन विद द ब्रेक पॉइंट एज सीन इन दिस इमेज। देखो ये ब्रेक पॉइंट लगा है और जो क्या कोई भी वैल्यू डाली होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सजेस्टेड कमेंट जो होता है ना वो उसकी फॉर्म में हमें दिख जाएगी वैल्यू। दिस इज स्टेट ऑफ द टेक्स्ट फील्ड। अभी हमारी टेक्स्ट फील्ड की स्टेट है वो दिखा रहा है ये। क्लिक द रेज्यूम प्रोग्राम, द वैल्यू एंटर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द एमुलेटर और डिवाइस। ओके, रेज्यूम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वो रेज्यूम हो जाएगा और जो जो भी हमारी वैल्यू है वो शो हो जाएगी। आइडल के सिनारियो यही है। मॉडिफाई द अपीयरेंस। अब हम अपीयरेंस को मॉडिफाई करेंगे।
display the tip amount of state hosting gateway solution code complete. ठीक है. In the previous section you got the text field to work. In this section you enhance the UI. पिछले सेक्शन में हमने टेक्स्ट फील्ड को कैसे काम करते हैं वो देखा. अब हम इस सेक्शन में यूआई को एनहेंस करेंगे. ऐड अ लेबल टू द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स को एक लेबल देंगे. लेबल ऐड करेंगे. अब तो क्या कहता है देखिए. एवरी टेक्स्ट बॉक्स शुड हैव every text box should have a label that lets user know what information they can enter. एक टेक्स्ट बॉक्स हर टेक्स्ट बॉक्स को हर टेक्स्ट बॉक्स पे एक लेबल होना चाहिए, क्योंकि लेबल दैट लेट्स यूजर्स नो व्हाट इंफॉर्मेशन दे कैन एंटर, जो कि जो है यूजर्स की मदद करेगा ये जानने में कि वो क्या इनपुट दे सकते हैं उस टेक्स्ट फील्ड में. लेबल ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें लेबल लिखा हुआ है, तो इस लेबल की जगह हमारा वो वाला टेक्स्ट होगा. हम कहेंगे व्हाट इज योर नेम. इसकी लेबल की इस लेबल की जगह बैकएंड में डालेंगे व्हाट इज योर नेम. तो यूजर अपना नेम डाल देगा, उसे पता चल गया कि क्या डालना है. तो वही चीज कह रहा हूँ. In the first part of the following example image, the label text is in the middle of a text field and aligned with the input line. Input line से aligned है. ठीक है. और जो लेबल टेक्स्ट है वो मिडल है ऑफ द टेक्स्ट फील्ड. ओके. In the second part of the following example image, the label is moved higher in the text box. When the user clicks in the text box to enter text. To learn more about text field anatomy, see anatomy. Anatomy देखें, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो छोड़ देंगे, छोटा मोटा होगा या फिर समझने लायक होगा तो पढ़ लेते हैं. अनाटॉमी वैसे इसने कुछ खास बताया नहीं है. मतलब इसने तो सही बताया है, पर कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग है या नया है. कि भाई देखो, जैसे इसी पहले वाले में लेबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लेबल की जगह ये लिख देंगे व्हाट्स योर नेम, तो वो यूजर अपना नेम डाल देगा. सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यूआई में चेंज आ रहा है. जब हम इस इनपुट टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इनपुट टेक्स्ट क्या होगा, बड़े से छोटा हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है. ये यूआई चेंज है. मॉडिफाई द एडिट नंबर फील्ड फंक्शन टू ऐड अ लेबल टू द टेक्स्ट फील्ड. एडिट नंबर फील्ड को एडिट करेंगे, जिसमें जो है लेबल ऐड करेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर. इन द एडिट नंबर फील्ड फंक्शंस टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन. एडिट नंबर फील्ड फंक्शन के टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन में add a label named parameter set to an empty lambda expression. लाओ empty lambda expression ऐड कर देते हैं. label is equal to empty lambda expression. ठीक है, होने दो. ठीक है, अभी कोई अपडेट नहीं है. In the lambda expression, call the text function that accepts a string resource. और फिर ये वाला बिल अमाउंट वाला हमें स्ट्रिंग पास करना है. इसके अंदर एक टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि स्ट्रिंग रिसोर्स को कॉल करेगा, और जिसके अंदर हम स्ट्रिंग रिसोर्स बिल अमाउंट को कॉल करेंगे. ठीक है, स्ट्रिंग रिसोर्स है. तो आई थिंक बैक एंड में ये आ गया, बिल अमाउंट लिखा हुआ आ गया. बिल अमाउंट लिखा आ गया. इन द टेक्स्ट फील्ड composable function add single line named parameter set to a true value. सिंगल लाइन पैरामीटर में हम ट्रू सेट कर देंगे. देखते हैं क्या चेंज आता है. अगर कोई विजिबल चेंज नहीं होगा तो इंटरनेट चेंज है. मतलब देखो, अलग से आ गया कंपोजर. पहले नहीं था, यह बन गया है कंपोजेबल. तो क्या होगा, द कंडेंसेस this condenses the text box to a single horizontal scrollable line
फ्रॉम मल्टीपल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्क्रोलेबल लाइन, अच्छा हाँ, जैसे हम वो कर रहे थे ना पहले कि मल्टीपल टाइप कर रहे थे चीजें, तो वो हॉरिजॉन्टली आ रहा था। हॉरिजॉन्टली कह रहा हूँ, वर्टिकली चेंज हो रहा था, वर्टिकली हमको स्क्रॉल करके देखना पड़ता वैल्यू नीचे क्या है, तो वही चीज अब हॉरिजॉन्टल होगी। कैसे, दिखाता हूँ। स्टार्ट इंटरैक्टिव मोड। देखो अब ये है जैसे, देखो एक तो ये बिल अमाउंट है ऐसे छोटा हो गया। अब देखो, एंटर मारूंगा, नीचे न्यू स्पेस नहीं बन रहा है, पहले क्या हो रहा था, बन रहा था। अब देखो इसको पूरा भरते रहो, और अब चलो यहाँ, ये देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोलेबल हो गया। इस चीज को कह रहा है ये। चलो वापस चलते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हम्म। ठीक है, तो कंडेंस कर दिया टेक्स्ट बॉक्स को सिंगल लाइन में। ओके, ऐड द कीबोर्ड ऑप्शंस पैरामीटर सेट टू अ कीबोर्ड ऑप्शंस। अब एक कीबोर्ड ऑप्शंस नाम की चीज भी होती है। कीबोर्ड ऑप्शंस, कीबोर्ड, बोर्ड का बी बड़ा है क्या, BOARD, ऑप्शंस इज इक्वल टू कीबोर्ड ऑप्शंस, है ना। बी बड़ा, बी बड़ा नहीं है, छोटा है, बी छोटा है, और कीबोर्ड में इसमें बी छोटा है, इसमें भी बी छोटा है, कॉमा, और इसको इंपोर्ट। ठीक है, अब क्या करेगा ये, एंड्रॉयड प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड displayed on the screen to enter digits, email addresses, URLs, and passwords, to name a few. To learn more about other keyboard types, see keyboard type। ठीक है, वो भी ओपन करके रख लिया है, पढ़ेंगे अपना आराम से। सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं पढ़ने की, कुछ ऑफलाइन भी पढ़ने की हैं, वो ऑफलाइन पढ़ेंगे। सेट द कीबोर्ड टाइप टू नंबर कीबोर्ड टू इनपुट डिजिट्स। अब कीबोर्ड टाइप हम डिफाइन करेंगे नंबर कीबोर्ड पे इनपुट डिजिट्स, ताकि डिजिट इनपुट हो सकें, क्योंकि हमें सिर्फ डिजिट्स चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कीबोर्ड टाइप डॉट नंबर। ठीक है, और ये इंपोर्ट नहीं है तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। ओके, कीबोर्ड टाइप उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो समझेगा नहीं। कीबोर्ड टाइप, ठीक है, अब समझ जाएगा वो। हम्म, ठीक है, कीबोर्ड टाइप हमने डिसाइड कर दिया। द completed edit number field function should look like this code snippet। अब हमारा जो एडिट नंबर फील्ड वाला फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। मॉडिफायर मैंने डाल रखा है पर वो इस ऊपर है, मैटर नहीं करता, मॉडिफायर तो है ना। और फिर ऐप को रन करेंगे, यू कैन सी द चेंजेस टू द कीपैड इन द स्क्रीनशॉट। अब इसको इंटरैक्टिव मोड में मैं फिर से खोलता हूँ, तो हमें क्या पता चलता है कि जैसे इसको टैप करेंगे, अब इसमें आई थिंक टाइप तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं बताता हूँ इसका क्या चेंज हुआ आगे। रन करना पड़ेगा एक्चुअली, शायद तब दिखेगा डिफरेंस, क्योंकि वो इंटरैक्टिव मोड है। इंटरैक्टिव मोड का मतलब कुछ भी आप करो टाइप, उसमें कीबोर्ड का नहीं है ना ऑप्शन। देखो, डायरेक्ट क्या खुला, ये नंबर वाला कीपैड खुला, और यही हमें चाहिए था। देखो नीचे है कीबोर्ड का ऑप्शन, और सिर्फ इसमें नंबर वाला ही खुला है। यू कैन नॉट गो आई थिंक इन एनी वे बैक टू दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कीबोर्ड। तो हमने कीबोर्ड टाइप डिसाइड कर दिया फोन का भाई। वाह, अमेजिंग।
अच्छा। नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? टिप अमाउंट डिस्प्ले करना है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो रखी है पहले से। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फंक्शन है, बस अब हमें इसे बस अब हमें इसे डिस्प्ले और करना है। देखते हैं कैसे करता है। देखो क्या करा है। इस इन दिस सेक्शन यू इम्प्लीमेंट द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द ऐप विच इज द एबिलिटी टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टिप अमाउंट। In the main activity.kt file, a private calculate tip function is given to you as part of the starter code. You will use this function to calculate the tip amount. ठीक है, टिप अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। इन द above method, you are using number format to display the format of the tip as currency. हाँ, नंबर फॉर्मेट का हम यूज कर रहे हैं ताकि टिप एज करेंसी दिखा सकें। ओके, टू डिस्प्ले द फॉर्मेट ऑफ द टिप एज करेंसी। ओके, करेंसी के हिसाब से टिप दिखा देगा, टिप का फॉर्मेट दिखा देगा। नाउ योर ऐप कैन कैलकुलेट द टिप, बट यू स्टिल नीड टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले इट विद द क्लास। भले ही हमारा अभी वो कैलकुलेट कर ले रहा है टिप को, पर हमारे को फॉर्मेट और डिस्प्ले करना होगा क्लास के साथ इसे। यूज द कैलकुलेट टिप फंक्शन। अब कैलकुलेट टिप फंक्शन का कैसे यूज करेंगे वो दिखाएगा ये, जो कि बहुत हेवी लिफ्टिंग होने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। The text entered by the user in the text field composable is returned to the onValueChange callback function as a string. तो जो टेक्स्ट एंटर करा होगा यूजर के थ्रू टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल में, वो जो है ऑन वैल्यू चेंज को इज रिटर्न टू, वो वैल्यू जाएगी ऑन वैल्यू चेंज कॉल बैक फंक्शन को एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पे। इवन दो द यूजर एंटर्ड अ नंबर। ठीक है, भले ही हमने नंबर एंटर करा हो तब भी। To fix this, you need to convert the amount type value which contains the amount entered by the user. अब हमें क्या करना है, क्योंकि भले ही हम नंबर दे रहे हैं उसे, पर वो स्ट्रिंग ही पास ऑन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इनपुट वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। In edit number field composable function, create a new variable called amount after the amount input definition. Call the toDouble or null function on the amount input variable to convert the string to a double. स्ट्रिंग को डबल में कॉल करने के लिए हम एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे अमाउंट इनपुट के बाद ही। ठीक है, बाद वाली लाइन में ही हम एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और टू डबल और नल फंक्शन को कॉल करेंगे अमाउंट इनपुट पे। ओके, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, वेर अमाउंट डबल और नल। सही है, अमाउंट इनपुट टाइप पे करना है। अमाउंट इनपुट टाइप इनपुट डॉट टू है ना, टू डबल और नल। ठीक है, इसमें है एल्विस ऑपरेटर यूज हुआ है, डबल है सॉरी, तो 0.0 आएगा। ये एल्विस ऑपरेटर यूज हुआ है कि अगर डबल होगा तो रिटर्न हो जाएगा वो, नहीं तो 0.0 रिटर्न हो जाएगा, एल्विस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। द टू डबल और नल फंक्शन is a predefined Kotlin function that parses a string as a double number and returns the result or null if the string is not a valid representation of a number. तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो डबल और नल, हमारा जो अमाउंट इनपुट है अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको डबल बना देगा, डबल में रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगी तो वो नल रिटर्न कर देगा। नल मीन्स हमने 0 0 डाल दिया, एल्विस ऑपरेटर डाल के, तो 0 0 कर देगा रिटर्न। नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल।
अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो, या फिर कोई वैल्यू ही नहीं है तो, the Elvis operator returns the expression that precedes it if the value is not null, and the expression that precedes it when the value is null. It lets you write this code more idiomatically. For more info see Elvis operator. ठीक है, हम देख चुके हैं, हमें पता है नल नल केस के लिए यूज होता है एल्विस ऑपरेटर। ठीक है, नल होगा तो क्या देना है वो बताना हो सके, और नल नहीं होगा तो क्या देना है वो बताना है। After the amount variable, create another val variable called tip. चलो एक val variable बनाते हैं, उसको भी वैली कर देते हैं, उसमें वैली कर रखा है। टिप बना, टिप में क्या करना है हमको, after the amount variable, create another val variable called tip, initialize it with the calculate tip passing the amount parameter, और फिर इसको हम इनिशियलाइज करेंगे कैलकुलेट टिप से, और कैलकुलेट टिप फंक्शन में हम अमाउंट को पास कर देंगे। ठीक है, कहाँ गया, प्राइवेट है और ये वाला फंक्शन हमारा, ये है हमारा टिप वाला फंक्शन। ठीक है, द एडिट नंबर फील्ड फंक्शन शुड लुक लाइक दिस कोड स्निपेट, where well और बाकी चीजें एज इट इज है जैसे। शो द कैलकुलेटेड टिप अमाउंट, अब हमको जो कैलकुलेटेड टिप अमाउंट है उसे शो करना है। ठीक है, यू हैव रिटर्न द फंक्शन टू कैलकुलेट द टिप अमाउंट, हमने फंक्शन रिटर्न कर दिया है कैलकुलेट करने के लिए टिप अमाउंट को। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्प्ले द कैलकुलेटेड टिप अमाउंट, अब उसको डिस्प्ले करना है, ये है नेक्स्ट स्टेप। इन द टिप टाइम लेआउट फंक्शन एट द एंड ऑफ द कॉलम टिप टाइम लेआउट फंक्शन में कॉलम, अच्छा, एट द एंड ऑफ द कॉलम ब्लॉक के एंड की साइड, notice the text composable that displays $0.00. You will update this value to the calculated tip amount. ये 0.00 को हमें बस अपडेट करना है कैलकुलेटेड टिप अमाउंट पे। ठीक है, आ गया, ये है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कैसे होगा देखते हैं हम क्या कह रहा है ये। You need to access the amount input variable in the tip time layout function to calculate and display the tip amount। ठीक है, हमको जो है एक्सेस इनपुट वेरिएबल एक्सेस करना होगा अगर टिप टाइम लेआउट फंक्शन में, तो कैलकुलेट टिप टाइम लेआउट फंक्शन में कैलकुलेट और डिस्प्ले करना हो टिप अमाउंट को। बट द अमाउंट इनपुट वेरिएबल इज द स्टेट ऑफ द टेक्स्ट फील्ड डिफाइंड इन द एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल फंक्शन। पर जो अमाउंट इनपुट वेरिएबल है वो एक स्टेट है टेक्स्ट फील्ड की, जो कि एडिट नंबर फील्ड में डिफाइन कर रखी कंपोजेबल फंक्शन में। ठीक है, so you cannot call it from tip time layout function yet। तो अभी तो हम इसे टिप टाइम लेआउट फंक्शन से नहीं बोल सकते, बुला सकते। दिस इमेज illustrates the structure of the code। अभी ये है टिप टाइम लेआउट, उसके अंदर एडिट नंबर फील्ड, अमाउंट इनपुट स्टेट, और फिर एक जा रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले टिप अमाउंट, ये स्टेट है, और ऐप डिफाइंड या प्री डिफाइंड चीज़ है। This structure won't let you display the tip amount in the new text composable because the text composable needs to access the amount variable calculated from the amount input variable। अब जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना हमारे कोड का, उसमें क्या है ना, हम लोगों को ये डिस्प्ले नहीं करने देगा न्यू टेक्स्ट कंपोजेबल को, बिकॉज द टेक्स्ट कंपोजेबल नीड्स टू एक्सेस द अमाउंट वेरिएबल, क्योंकि टेक्स्ट कंपोजेबल को एक्सेस चाहिए अमाउंट वेरिएबल का, जो कि कैलकुलेट किससे हो रहा है, अमाउंट इनपुट वेरिएबल से। यू नीड टू एक्सपोज द अमाउंट वेरिएबल टू द टिप टाइम लेआउट फंक्शन। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट वेरिएबल को एक्सपोज करना पड़ेगा टिप टाइम लेआउट फंक्शन को। तो अब कैसे होगा वो भी देखते हैं। दिस इमेज illustrates the desired code structure which makes the edit number field composable stateless। पर ये भी देखो,
इसमें हमें अमाउंट इनपुट चाहिए यहाँ, एडिट नंबर फील्ड यहाँ पे ये टेक्स्ट है, तो इस स्ट्रक्चर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिस्प्ले द टिप अमाउंट, ठीक है। और इस वाले में क्या कर रहे हैं हम, टिप टाइम लेआउट में पहले हम अमाउंट इनपुट स्टेट कर दे रहे हैं, फिर एडिट नंबर फील्ड आ रही है, फिर टेक्स्ट आ रहा है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्टेट होइस्टिंग। इस पैटर्न को हम कहते हैं स्टेट होइस्टिंग, जिससे जो एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल है वो जो है स्टेटलेस हो जाता है, क्योंकि जो स्टेट है हमने ऊपर डिफाइन कर दी है अलग से। अब नेक्स्ट सेक्शन में दिखाएगा, यू होस्ट और लिफ्ट द स्टेट फ्रॉम अ कंपोजेबल टू मेक इट स्टेटलेस। A stateless composable is a composable that does not store its own state. It displays whatever state it is given as input argument. Stateless composable एक कंपोजेबल होता है जो कि अपनी स्टेट को स्टोर नहीं करता, पर जो भी स्टेट उसको एज इनपुट दी जाती है वो अपने पास रखता है संभाल के। स्टेट होस्टिंग, स्टेट होस्टिंग भी बड़ा है, समझने वाला पॉइंट है स्टेट होस्टिंग भी। क्या है? In this section, you learn how to decide where to define your state in a way that you can reuse and share your composable। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से डिसाइड करें कि हमें कौन सी स्टेट कैसे कहाँ डिफाइन करनी है, इस तरीके से कि एक स्टेट को इस तरीके से कैसे डिफाइन करें कि वो रीयूज हो सके और हमारे कंपोजेबल शेयरेबल हो, ठीक है। इन अ कंपोजेबल फंक्शन, हमारे कंपोजेबल्स में शेयरेबल हो, ठीक है। In a composable function, you can define variables that hold state to display in the UI। कंपोजेबल फंक्शन में हम लोग ऐसे वेरिएबल्स कर चुके हैं डिफाइन, कर सकते हैं डिफाइन, जो कि कोई स्टेट को होल्ड करते हो टू डिस्प्ले इन द यूआई, यूआई पे शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू डिफाइन द अमाउंट इनपुट वेरिएबल, जैसे हमने अमाउंट इनपुट वेरिएबल को शो करा एज स्टेट इन द एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल। एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल में जैसे हमने अमाउंट इनपुट वेरिएबल को शो करा, मतलब बनाया एज अ स्टेट। When your app becomes more complex and other composables need access to the state within the edit number field composable, you need to consider hoisting or extracting the state out of the edit number field composable function। अब क्योंकि क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़ा होगा धीरे धीरे तो वो और कॉम्प्लेक्स होगा, और बाकी कंपोजेबल्स को भी वो अमाउंट इनपुट वाला वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। वो वाले स्टेट चाहिए होगी उसकी स्टेट, ठीक है, जो कि एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल में है। तो हमको क्या करने का पड़ेगा, वहाँ पे हम होस्टिंग को कंसिडर करेंगे और एक्सट्रैक्टिंग द स्टेट आउट ऑफ द एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल फंक्शन, और अमाउंट इनपुट की जो स्टेट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एडिट नंबर फील्ड कंपोजेबल से। अंडरस्टैंड स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस कंपोजेबल। अब स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोजेबल का डिफरेंस देखेंगे। You should hoist the state when you need to share the state with composable functions. Create a stateless composable that you can be reused in your app. That can be reused in your app। तो हमको होस्टिंग तब करनी पड़ती है जब जो है या तो हमें एक स्टेट को मल्टीपल कंपोजेबल फंक्शंस को शेयर करना है, या फिर हमें एक स्टेटलेस कंपोजेबल बनाना है जो कि रीयूज हो सके हमारे ऐप में। ओके, when you extract state from a composable function, the resulting composable function is called stateless। तो जब हम एक स्टेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी कंपोजेबल फंक्शन से, तो जो कंपोजेबल बचता है उसे हम स्टेटलेस कंपोजेबल कहते हैं। दैट इज कंपोजेबल फंक्शंस कैन बी मेड स्टेटलेस बाय एक्सट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम them। तो किसी भी कंपोजेबल फंक्शन की अगर स्टेट निकाल लो तो वो एक स्टेटलेस कंपोजेबल हो जाता है। बेसिक मतलब है इसका, a stateless composable is a composable that does not have a state, meaning it does not hold, define or modify a new state। तो स्टेटलेस कंपोजेबल का मतलब कि ना तो वो कोई वैल्यू होल्ड करता है, ना कुछ डिफाइन करता है, और वो मॉडिफाई भी नहीं करता किसी नई स्टेट को। ऑन द अदर हैंड on the other hand, a stateful composable is a composable that owns a piece of state
that can change over time. स्टेटफुल कंपोजेबल में क्या है, ऐसे कंपोजेबल होते हैं जो कि किसी स्टेट को ओन करते हो, मतलब रखते हो अपने अंदर, जो कि जो है चेंज होंगे टाइम के साथ, जो जो स्टेट जो है चेंज होगी टाइम के साथ. In real apps, having 100% stateless composable can be difficult to achieve depending on the composable's responsibility. सही बात है. रियल एप्स में 100% स्टेटलेस कंपोजेबल अचीव करना मुश्किल है. क्योंकि जो बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द कंपोजेबल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर एक कंपोजेबल में कोई ना कोई ऐसी स्टेट होगी जो सेव करके रखनी पड़ेगी, तो उस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है. You should design your composables in a way that they will own as little states as possible. Okay, कम से कम states ये hold करें, ऐसे composable बनाने, and allow the state to be hoisted when it makes sense. Okay, और state hoisted हो सके जब वो sense बना रही हो, by exposing it in composables API. composable की API को API में expose करके हम उसको use कर सकते हैं. State hoisting is a pattern of moving state to its caller to make a component stateless. ठीक है, ठीक है. स्टेट को मूव करेंगे उसके कॉलर में मतलब बुला रहे हैं, तो मेक अ कंपोनेंट स्टेटलेस, ताकि एक कंपोनेंट स्टेटलेस हो. ओके. When applied to composables, this often means introducing two parameters to the composable. ठीक है, इसका मतलब दो पैरामीटर हम कंपोजेबल को देंगे. दो पैरामीटर हम कंपोजेबल में बनाएंगे. अ वैल्यू टी पैरामीटर विच इज करंट वैल्यू टू डिस्प्ले, एन ऑन चेंज वैल्यू टी यूनिट, कॉल बैक लैम्डा which is triggered when the value changes so that the state on can be updated elsewhere, such as when a user enters some text in the text box. तो ये एन ऑन चेंज वैल्यू है, कॉल बैक लैम्डा, ये तब विच इज ट्रिगर्ड व्हेन द वैल्यू चेंजेस, जब वैल्यू चेंज होती है तो ये ट्रिगर होता है, सो दैट द स्टेट कैन बी अपडेटेड एल्सवेयर, ताकि हर जगह स्टेट अपडेट हो सके, सच एज व्हेन अ यूजर एंटर सम टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स. तो जैसे एक यूजर टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखता है तो वो जो चेंज होते हैं, वैसे वाला ही चेंज करा. होइस्ट द स्टेट इन एडिट नंबर फील्ड फंक्शन. अब हम होइस्ट करेंगे स्टेट को एडिट नंबर फील्ड फंक्शन में. कैसे करते हैं देखते हैं. अपडेट द एडिट नंबर फील्ड फंक्शन डिफाइन definition to hoist the state by adding the value and on change parameters. ठीक है, वैल्यू और ऑन चेंज पैरामीटर हम ऐड करते हैं इसमें एडिट नंबर फील्ड में. एडिट नंबर फील्ड, ठीक है. ऑन चेंज, इसमें गया एक वेरिएबल, तो सॉरी एक लैम्डा. ऑन चेंज, ऑन वैल्यू चेंज है ना, ऑन वैल्यू, ओहो, वैल्यू वैल्यू चेंज. ओके, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा और आउटपुट में यूनिट होगा, मतलब रिटर्न कुछ नहीं करेगा, रिटर्न नहीं है इसमें. ठीक है, और एक वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू स्ट्रिंग. एम आई राइट? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. द वैल्यू पैरामीटर इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. वैल्यू पैरामीटर है जो हमारा स्ट्रिंग टाइप है, एंड द ऑन वैल्यू चेंज पैरामीटर इज ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड्स यूनिट, मतलब नथिंग. और जो ऑन वैल्यू चेंज है वो हमारा उसका पैरामीटर ऑन वैल्यू चेंज पैरामीटर है, स्ट्रिंग है और रिटर्न टाइप नथिंग है. सो इट इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग. ऑन वैल्यू चेंज हमारा एक फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग को लेता है और रिटर्न कुछ नहीं करता, मतलब एक लैम्डा है, सीधी बात है. The on value change parameter is used as on value change callback passed into the text field composables.
तो जो ऑन वैल्यू चेंज पैरामीटर है वो यूज होगा ऑन वैल्यू चेंज कॉलबैक में पास करने के लिए, जो कि टेक्स्ट फील्ड पैरामीटर का पार्ट है, टेक्स्ट फील्ड पैरामीटर कंपोजेबल का पार्ट है। ओके, द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट मॉडिफायर पैरामीटर to all composable functions, which increase reusability. You should add it as first optional parameter after all required parameters. सही बात है, मॉडिफायर मतलब पहले आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि हर बार मॉडिफायर की ज़रूरत पड़े ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ये पहले आएगा मॉडिफायर और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बनेंगी। ये एक गुड प्रैक्टिस है। ओके, इन द edit number field function update the text field composable function to use the passed in parameters। अपडेट नंबर फील्ड फंक्शन में अपडेट करेंगे टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन को टू यूज द पास्ड इन पैरामीटर्स। अब जो पास्ड इन पैरामीटर्स है एडिट नंबर फील्ड में, उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपडेट करेंगे चीज़ें। क्या है, वैल्यू है, स्ट्रिंग है। वैल्यू में क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू कर देंगे, और ऑन चेंज वैल्यू में हम लिख देंगे ऑन चेंज वैल्यू, ऑन वैल्यू चेंज मतलब रेस्ट ऑफ द कोड सेम रहेगा, चेंज ही नहीं करा। होइस्ट द स्टेट, मूव द रिमेंबर्ड स्टेट फ्रॉम द एडिट नंबर फील्ड फंक्शन टू द टिप टाइम लेआउट फंक्शन। ओके, रिमेंबर्ड, अच्छा इन तीनों को उठा के अब इसमें ला दूं टिप टाइम लेआउट में। ओके, अब ये एक स्टेटलेस फंक्शन बन गया फिर तो, पहले डिफाइन करेंगे ऑफ कोर्स। तो ये एक स्टेटलेस कंपोजेबल हो गया, जो कोई स्टेट होल्ड नहीं करता। ठीक है, यही कर रहे हैं। यू होस्टेड द स्टेट टू टिप टाइम लेआउट, नाउ पास इट टू एडिट नंबर फील्ड। ठीक है, अब टिप टाइम लेआउट में हमने होस्ट कर दिया स्टेट को, नाउ पास इट टू एडिट नंबर फील्ड। इन द टिप टाइम लेआउट function update the edit number field function call to use the hosted state। जैसे वैल्यू में अमाउंट इनपुट एडिट नंबर फील्ड ऐसे डाल देंगे, एडिट नंबर फील्ड इसके अंदर डाल देंगे, तो वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट इनपुट और ऑन वैल्यू चेंज वाला अमाउंट इनपुट इक्वल्स टू IT। और मॉडिफायर में क्या है, ठीक है, मॉडिफायर तो हमारा पहले मैंने डाल रखा, तो पहले ही एज इट इज रहेगा, कोई इशू नहीं है। दिस मेक्स एडिट नंबर फील्ड स्टेटलेस। अब उसको स्टेटलेस बना दिया। यू होस्टेड द यूआईएस टू इट्स स्टेट्स टू इट्स एंसेस्टर्स टिप टाइम लेआउट। द टिप टाइम लेआउट स्टेट इज द स्टेट अमाउंट इनपुट ओनर नाउ। अब जो टिप टाइम लेआउट है ना, वो जो है अमाउंट इनपुट का ओनर बन गया, अमाउंट इनपुट स्टेट का ओनर बन गया, ना कि जो है एडिट नंबर फील्ड। तो वहां से हमें हटाना बस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें अब जो है ना टिप टाइम लेआउट में सारा कैलकुलेशन करके टिप का, और हमें उसे डिस्प्ले करना है टिप को। अब क्या कह रहा है, पोजिशनल फॉर्मेटिंग जैसे पोजिशनल फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू डिस्प्ले डायनेमिक कंटेंट इन स्ट्रिंग्स। डायनेमिक कंटेंट को शो करने के लिए स्ट्रिंग्स में हम पोजिशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इमेजिन दैट यू वांट द टिप अमाउंट text box to display an xx.xx value that could be any amount calculated and formatted in your function। ये समथिंग समथिंग वैल्यू है जो कि कोई भी अमाउंट हो सकता है, कैलकुलेटेड एंड फॉर्मेटेड इन योर फंक्शन, जो कि कैलकुलेट और फॉर्मेट हुआ होगा हमारे फंक्शन में। To accomplish this in the strings.xml file, you need to define the string resource with a placeholder argument like this code snippet। अब उसी रिप्लेसेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेस होल्डर आर्ग्यूमेंट डाल देंगे, जैसे परसेंटेज एस है, इस तरीके से स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में, जो कि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इन द कंपोज्ड कोड यू कैन हैव मल्टीपल एंड एनी टाइप ऑफ प्लेस होल्डर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्लेस होल्डर आर्ग्यूमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं।
placeholder arguments. A string placeholder is %s. Notice the text composable in tip time layout. You pass in the formatted tip as an argument to the string resource function. अब हमने string resource function में इस टेक्स्ट को कॉल कर रखा है, राइट, वही कह रहा है ये, और उसमें हमने पास भी कर रखा है स्ट्रिंग, ठीक है, $0.00। तो अब क्या करेगा, इन द फंक्शन टिप टाइम लेआउट यूज द टिप प्रॉपर्टी टू डिस्प्ले द टिप अमाउंट। अब टिप टाइम फंक्शन लेआउट में क्या करेंगे, टिप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अमाउंट को डिस्प्ले करने के लिए, टिप अमाउंट डिस्प्ले करने के लिए। अपडेट द टेक्स्ट कंपोजेबल टेक्स्ट पैरामीटर टू यूज द टिप वेरिएबल एज अ पैरामीटर, ठीक है, टिप वेरिएबल एज अ पैरामीटर। टिप टॉप नहीं टिप दिमाग में वही है टिप टॉप। द कंप्लीट द completed tip time layout and edit number field functions should look like this code snippet। अब ये दोनों फंक्शन कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे, दोनों के दोनों हमने देख के ही बनाए, एक तरीके पूरा देखा है हमने, ठीक है, एक तरीके से क्या देखा ही है तो इस तरीके से ही दिखेगा, इस तरीके से ही है बेसिकली। ओके, 32 डीपी मॉडिफायर कहाँ लिखा है, कैसे यूज करा होगा ना, उसने बोला है तो यूज तो करा होगा, देख के बताओ। ये रखा 32। To summarize, you hoisted amount input state from the edit number field into the tip time layout। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने amount input state को hoist कर दिया edit number field से tip time layout में, composable में। For the text box to work as before, you have to pass in 2 arguments to the edit number field। edit number field में अब हमें 2 arguments पास करने होंगे ताकि बॉक्स काम करे, टेक्स्ट बॉक्स काम करे जैसे पहले काम कर रहा था, वही हमने करा दिया है, वही तो जो करा है हमने, ठीक है, अभी कि वो $0 को टिप से रिप्लेस कर दिया ना, वही आ रहा था। द अमाउंट इनपुट वैल्यू एंड द लैम्डा कॉलबैक दैट अपडेट्स द अमाउंट इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर्स इनपुट, ठीक है, उस कंपोजेबल फंक्शन में हमने जो अमाउंट इनपुट वैल्यू है वो लैम्डा कॉलबैक से अपडेट कर देगा अमाउंट इनपुट वैल्यू को यूजर इनपुट के बाद। These changes let you calculate the tip from the amount input property in the tip time layout to display it to the user। अब ये चेंजेस जो है क्या करेंगे, हमें मदद करेंगे टिप कैलकुलेट करके शो करने में टिप टाइम लेआउट के थ्रू। Run the app on the emulator or device and then enter a value in the bill amount text below। अब रन करो, टाइप करो जो टाइप करना है। The tip amount of 15% of the bill amount is displayed as you can see in this image। तो ये इस टाइप का रिजल्ट हमारा भी शो करना चाहिए। कहाँ गया ये रहा, पर हमारे वाला ना सेंटर में नहीं आ रहा है, कुछ भी करो बहुत ढीठ है। हालांकि मैंने सेंटर इधर कर रखा है फिर भी सेंटर में आ नहीं रहा। कोई नहीं, उसको भी देखेंगे हम, ये फिक्स करके चले आगे, फिक्स कर ही लेते हैं ना आगे, अब इतना हुआ है तो देखो सेंटर वर्टिकली करना था वैसे तो, और कर नहीं रहा। सेंटर हॉरिजॉन्टली डॉट अलाइन अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। नहीं कर रहा यार, इससे भी तो नहीं हो रहा, पर तरीके से तो लेआउट इसी तरीके से काम कर जाना चाहिए था, कहाँ कर रहा है। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं इंटरेक्टिव मोड में। हमने ये इतना बनाया है तो कुछ काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या सिर्फ बनाया बनाया। हाँ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, जितना भी अमाउंट डालो शो कर रहा है। गुड, सो इट्स वर्किंग। लाओ सॉल्यूशन कोड देखते हैं इसका, ठीक है,
ये हमारा हो गया 15% हमने डिसाइड करा तो 15% आ गया। ओके, अब जो स्टेट होस्टिंग था ना उस वाले कोड को देखता हूँ मैं एक बारी, शायद इससे ही कुछ पता चलेगा। पार्डिंग टिक टाइम लेआउट को मैंने करा ना, टिक टाइम लेआउट, हाँ ठीक तो करा। सेव ड्राइंग पैडिंग, वर्टिकल स्क्रॉल स्टेट, वो रिमेंबर करने के लिए, स्क्रॉल स्टेट रिमेंबर के लिए, ताकि जो ताकि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो फिर से स्टार्ट पे ना चला जाए, वो वाली चीज़ भी तो देखनी है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। सेंटर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो नहीं पंगा दे रहा था, लेकिन इधर तो सिर्फ ये, वो पंगा देना नहीं चाहिए, वो पंगा दे नहीं सकता उसे। और फिर क्या करा है हमने, एडिट नंबर फील्ड है, और ये सेंटर में नहीं आ रहा ना, दिक्कत ये है। इसको सेंटर पे लाना होगा कुछ भी करके। डॉट कलर नहीं, सरफेस, कंटेंट बॉर्डर, कंटेंट कंपोजेबल जाएगा, कलर कंटेंट कलर नहीं यार। डॉट अलाइन, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, क्या हुआ, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देखो देखो कुछ तो देखो, कैसे ही तो बनेगा, कैसे तो बनेगा। अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, अरे यार ये तो स्टार्ट ही तो कर रखा है अलाइन इसमें, मॉडिफायर है ये, ठीक है। फिल मैक्स विड्थ नॉर्मल है, करने करेंगे तो नॉर्मल है। ऑन वैल्यू चेंज ये भी नॉर्मल है, ठीक है। ये इट है, नॉर्मल है, ठीक है। एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज व्हाट वी वांट, बस आउटपुट वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए, बाकी सब वैसा है जो हमें चाहिए। लाओ रन करके देखते हैं अब ऐप को, ऐप रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। बाकी ऐप कंप्लीट हो गया है, अब छोटे मोटे ट्वीक्स हैं वो तो करने होते हैं, छोटे मोटे ट्वीक्स ना करो तो फिर वो ऐप ऐप जैसा दिखेगा ही नहीं, वो मैं करता रहूँगा। तो अभी का तो ये मॉड्यूल, मतलब ये वाला जो कोड लैब है उसका ये वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अभी मल्टीपल सेक्शन हैं इसके, वो हम आगे आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अभी वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। 2 घंटे का हो गया होगा वीडियो आराम से, 2-3 घंटे का, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट ही है एक तरीके से ये। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस तो कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी होता है, नहीं तो ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बाकी ये एक बारी चल जाए इसको, फिर कंफर्म करके फिर जो है वीडियो बंद करते हैं। कनेक्टिंग टू एमुलेटर दिखा रहा है। डिलीट से क्या है? अच्छा, ऐप डिलीट नहीं करना।
हाँ तो भाई कैंसिल कर दो बिल्ड। अरे यार फिजिकल डिवाइस ही खोलना पड़ेगा क्या मेरे को। लाओ फिजिकल डिवाइस खोलते हैं, क्योंकि ये तो फिर एरर ही दिखाता रहेगा ऐसे। ये सब था तो नहीं। चल, ये आ गया ना। अब इसके अंदर चल जाएगा शायद। हम्म, हटाओ। ओप्पो में चलाएंगे हम। बाद में गया इसका एंड्रॉइड स्टूडियो। काम नहीं कर रहा। इंस्टॉल भी हो गया, रन भी हो गया। ये हमारा आया है ऐप। फोन में ऐसा दिख रहा है ये। हाँ, इसमें सीधा न्यूमेरिक पैड ही खुलेगा। 100। $100 का 15 आया। 180 का 27। सही है। 360 का 54। अरे वाह बढ़िया काम कर रहा है। So this is our app what we made. Thanks for watching this video and do whatever you want. And thanks a lot. ऑल्ट कंट्रोल ओ, ये मत भूलना, एक शॉर्टकट की मैं हमेशा यूज करता हूँ। क्योंकि जो है इससे क्या होता है ना, सारे ये इम्पोर्ट्स अरेंज हो जाते हैं। नए इम्पोर्ट जुड़ेंगे तो नहीं, पर जो जुड़े हैं जो हैं मेरे पास वो सारे अरेंज हो जाएंगे। जैसे ABCD अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे। जैसे देखो एंड्रॉयड डॉट ओ एस बंडल है, फिर उसके बाद एंड्रॉयड एक्टिविटी कंपोनेंट एक्टिविटी है, फिर इसी तरीके से कंपोज सेट कंटेंट इसी तरीके से। देखो ए ओ है, ए है, ए है, ए है, ए सी ऐसे ऐसे करके पूरा अरेंज हो जाएंगे। ये बढ़िया तरीके से अरेंज कर देता है। तो ये हमारी ऐप थी। कंसिडर इट अ कंप्लीट ट्यूटोरियल, जो कि देख के करा है मैंने, कोई बात नहीं, पर कुछ तो करा। तो ये हमारी ऐप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू अ लॉट। बाय। तो सॉल्यूशन कोड के लिए ये वाला लिंक है, जाके देख सकता है कोई भी। और जो कंक्लूजन है हमारा ये है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कंप्लीटेड दिस कोड लैब एंड लर्न हाउ टू यूज दिस यूज स्टेट इन अ कंपोज ऐप। समरी है ये, और लर्न मोर है।